बड़े बड़ी परचेज करके उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करके ब्रेक करती है। ब्रेक से मरा तोड़ती है। वो जो बहुत ज्यादा तादाद में आपने चीज परचेज की, उसको फिर छोटे छोटे यूनिट्स के अंदर, वो छोटे छोटे लॉट्स के अंदर, छोटे छोटे यूनिट्स के अंदर वो उसको तोड़ती हैं, ताकि कंज्यूमर से कस्टमर्स तक बात प्रोडक्ट जो है वो पहुंच सके। ठीक है जी। तीसरे नंबर पे आते हैं वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग में हम लोग क्या करते होते हैं, अपनी इन्वेंट्रीज वगैरह मेंटेन कर रहे होते हैं, और हमने अपने गोदाम के अंदर मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट्स, जो कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बताया कि बल्क में चीज़ प्रोड्यूस होती है, और वो प्रोडक्ट जो बल्क में प्रोड्यूस होती है वो स्टोर्स पे नहीं रखी जाती, कहीं ना कहीं वेयर हाउस के अंदर, कहीं ना कहीं गोदाम के अंदर हम लोगों ने रखी होती है, ताकि कस्टमर्स की जैसी रिक्वायरमेंट आती है तो हम उस प्रोडक्ट को परचेज कर सकें, और हम उस प्रोडक्ट को कस्टमर के लिए अवेलेबल कर सकें, सप्लाई कर सकें कस्टमर्स को उसकी जगह तक। अच्छा जी। फिर आएंगे ट्रांसपोर्टेशन। फिर जो हमारा होलसेलर होता है वो हमें ट्रांसपोर्टेशन भी प्रोवाइड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी प्रोवाइड करता है, कि होलसेलर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह तक प्रोडक्ट जो है वो पहुंचाने के अमल में भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है। जैसे कि जिसे हम लोग कहते हैं डिलीवरी करना। ठीक है। बाजू का ऑर्डर्स आ जाते हैं होलसेलर को कि जनाब इतना माल जो है वो फला जगह पे पहुंचा दें, तो उस जगह पे पहुंचाने की फैसिलिटी जो है वो भी हमें होलसेलर देता है, जिसे हम ट्रांसपोर्टेशन भी कहते हैं, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, और इसको हम लोग डिलीवरी भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग का मतलब नॉर्मली जो आमतौर पे लिया जाता है, इसका मतलब होता है कर्जा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे फाइनेंसिंग एक किस्म का कर्जा ही होगा। कैसे कर्जा होगा, वो थोड़ा अलग किस्म का होगा। इट इन्वॉल्व्स द होल सेलर प्रोवाइडिंग क्रेडिट एंड फाइनेंसिंग सप्लायर्स बाय ऑर्डरिंग अर्लियर एंड पेइंग ऑन टाइम। पहले आप ऑर्डर कर लें चीज को, और आपके पास चीज आ जाती है, और उसके बाद फिर आप उसकी पेमेंट करते हैं। ठीक है। होलसेलर में के साथ होता है, रिटेलर्स कहते हैं कि हमें जनाबे वाला आप इतनी प्रोडक्ट्स दे दें, और एक महीने डेढ़ महीने में जैसे ही प्रोडक्ट सेल होंगी तो उसके बाद फिर हम आपको पैसे देंगे। तो ये भी एक किस्म की सर्विसेज जो है वो जो फंक्शन है ये हमारा पे किया, फंक्शन परफॉर्म करता होता है हमारा ये होलसेलर। सॉरी, रिस्क बियरिंग। अब वो रिस्क भी होता है। अब रिस्क कैसा होता है, नंबर वन, कॉस्ट ऑफ थेफ्ट। आपने गोदाम के अंदर, जैसे थोड़ी देर पहले हमने कहा कि हम लोगों ने जनाबे वाला इन्वेंट्री रखी हुई है, और जो इन्वेंट्री हमारी गोदाम के अंदर वेयर हाउस के अंदर पड़ा हुआ है, और वो जो वेयर हाउस के अंदर सामान है वो कोई चोरी करके ले गया, तो इसका मतलब खौफ रहता है, डर लगता है, तो ये एक रिस्क है। ठीक है। अब ये रिस्क जो है ये रिटेलर तो नहीं ले रहा, क्योंकि सामान तो संभाल के रखा हुआ है होलसेलर ने, कंपनी तो नहीं ले रही क्योंकि सामान तो होलसेलर ने रखा हुआ है। फिर आएगा डैमेज। किसी वजह से अगर बारिश हो जाती है और आपका सामान जो है वो गीला हो जाता है, तो गीला होने से आपकी प्रोडक्ट डैमेज हो गई, अल्लाह ना करे आग लग जाए, तो सारा का सारा सामान जो है वो आपका स्पॉइल हो जाता है। ठीक है। गर्मी बहुत ज़्यादा आ गई है, सफोकेशन और हब्स की वजह से जो है वो, गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होने की वजह से, उसकी हिद्दत ज़्यादा होने की वजह से जो आपकी प्रोडक्ट है वो डैमेज हो गई है, ह्यूमिडिटी की वजह से डैमेज हो गई है, तो ये भी एक। तो उसके बाद आके आता है ऑब्सोलिसेंस। ऑब्सोलिसेंस का मतलब होता है किसी चीज़ का नकारा हो जाना। नकारा कैसे होता है, आपके वेयर हाउस में सामान पड़ा हुआ है, कस्टमर्स खरीद नहीं रहे, और पड़ा पड़ा जो है वो आपकी जो दवाई है या आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपायर हो गई है, उसकी डेट जब एक्सपायर हो जाएगी तो उसका मतलब है ये भी खराब हो गया। तो इसका मतलब है यहाँ कि बहुत अरसा ये जो मुख्तलिफ किस्म की जो एक्टिविटीज़ अभी हमने बताया, डिस्कस की, इसमें ये होता है कि ये जो हमारा होलसेलर होता है ये रिस्क बेयर कर रहा होता है। ठीक है जी। ये रिस्क बेयर कर रहा होता है। आगे आएगा मार्केट इन्फॉर्मेशन। मार्केट की इन्फॉर्मेशन जो है वो किसने देनी है। ठीक है। मार्केट की इन्फॉर्मेशन जो होती है वो भी हमारे होलसेलर के पास होती है। होलसेलर जो है वो कंपनी को भी इन्फॉर्म करती है कि कस्टमर्स की डिमांड क्या है, कंपेटिटर्स क्या परफॉर्म कर रहे हैं, कस्टमर्स को भी बताते हैं कि प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन से फीचर्स और फंक्शंस मौजूद है, और कंपेटिटर्स की प्रोडक्ट्स के बारे में भी तमाम तमाम चीज़ें, फ्यूचर में जो नई प्रोडक्ट्स आ रही होती है उसके बारे में भी, और कस्टमर्स का ट्रेंड जब चेंज हो रहा होता है उसके बारे में भी। इसका मतलब है तमाम के तमाम डिटेल्स एक होलसेलर जो है वो दे सकता है कस्टमर्स को भी, प्रोडक्ट्स के बारे में, कंपेटिटर्स के बारे में, नई प्रोडक्ट्स के बारे में, कंपनीज को भी कस्टमर के ट्रेंड के बारे में, कंपेटिटर्स के रवैयों के बारे में, और कस्टमर के नीड वांट एंड डिमांड के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं जी। उसके बाद हम लोगों ने सर्विस, अब ये होलसेलर जो है वो सर्विस भी मैनेज कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ किस्म की सर्विसेज जो होती हैं वो होलसेलर दे रहा होता है, मसागत पर ट्रेनिंग करती है रिटेलर को, सेल्स क्लर्स को ट्रेन करना, स्टोर्स के लेआउट्स को इम्प्रूव करना, अकाउंटिंग वगैरह के हवाले से, इन्वेंट्री को कंट्रोल करने के हवाले से मुख्तलिफ किस्म की सर्विसेज जो है वो हमारा होलसेलर दे रहा होता है। ठीक है। अब तीन किस्म के होलसेलर होंगे, मर्चेंट होलसेलर, एजेंट और मैन्युफैक्चरर। मर्चेंट होलसेलर वो होता है जो सबसे ज़्यादा जिनकी तादाद होती है, और ये नॉर्मली दो किस्म के होते हैं,
फुल सर्विस और लिमिटेड सर्विस। फुल सर्विस से मुराद ये है कि ये वो होलसेलर होते हैं जो शुरू से लेकर आखिर तक सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और लिमिटेड वाले ये हैं कि वो सारी सर्विसेज नहीं बल्कि कुछ स्पेशलाइज्ड फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, सारी की सारी सर्विसेज फुल सर्विस वो नहीं देते। नेक्स्ट आएगा ब्रोकर। ब्रोकर एंड एजेंट। ब्रोकर एंड एजेंट वो होता है, ब्रोकर बेसिकली उस बंदे को कहते हैं जैसे कि हमारे यहाँ प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, वो क्या करते हैं, एक होता है बायर और एक होता है सेलर। ब्रोकर जो होता है, ब्रोकर जो होता है वो बायर और सेलर को आपस में मिलाता है, ठीक है, उन दोनों को इकट्ठा ले आता है और अपनी असिस्टेंस की फी ले लेता है। एजेंट जो होता है वो या तो कभी बायर के बिहाफ पे जो है वो परचेज कर सकता है, या सेलर के बिहाफ पे वो सेल्स कर सकता है। ऑन द बिहाफ ऑफ अ सेलर एक एजेंट सेल कर रहा है, या एक और एजेंट होता है जो ऑन द बिहाफ ऑफ बायर कोई चीज जो है वो परचेज कर रहा है। ठीक है जी, उसके बाद आता क्या है, फिर होलसेलिंग में एक और टाइप आ जाती है। थोड़ी देर पहले हम लोग ना इंडिपेंडेंट जो होलसेलर्स हैं वो मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो अपना कंपनी ओन्स इट्स ब्रांचेस। कुछ ऐसी भी कंपनी है जो खुद ओन करती है अपनी ब्रांचेस। मिसाल के तौर पे इंडिपेंडेंट मुख्तलिफ किस्म के होलसेलर्स हैं जो KNN का मीट जो है वो अपने पास रखते हैं, ठीक है, या जो मेन्यू का मीट अपने पास रखते हैं। लेकिन बच्चों कमर्शियल मार्केट में, रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में जगह जगह पे ऐसे स्टोर्स मौजूद हैं जो KNN के अपने स्टोर्स हैं जो खुद वो ओन कर रहे हैं। इसका मतलब उन्होंने अपनी भी अपनी ब्रांचेस भी खोली हुई हैं, वो किसी और होलसेलर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे, बल्कि वो इंडिपेंडेंटली अपनी उन्होंने स्टोर्स भी ओपन कर रखे हैं, ठीक है। उसके बाद आगे आएगा, ये आगे हम लोगों ने पहले जो रिटेलर में भी पढ़ा था कि हम लोगों ने होलसेल की सेगमेंटेशन टारगेटिंग देखनी है, डिफरेंशिएशन पोजीशनिंग देखनी है, और उसके बाद 4 P's जो है उसको मैनेज करना है, और आखिर में जो होता है वो क्या है कि हम लोगों ने अपने कस्टमर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करनी है, ठीक है। और जब हम लोग अपनी होलसेल मार्केट के हवाले से डिसीजन ले रहे होते हैं तो हम लोगों ने देखना होता है पोजीशनिंग करते हुए भी, टारगेटिंग करते हुए भी, कि हमारे कस्टमर जो है उनका उनकी तादाद कितनी है, साइज़ क्या है, कौन कौन सी टाइप्स है, डेमोग्राफी क्या है, और उनकी नीड्स कौन कौन सी है, ये तमाम की तमाम चीज़ें, ठीक है जी। उसके बाद मार्केटिंग मिक्स 4 P's हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है। और आखिरी टॉपिक हमारा और आखिरी जो पॉइंट है वो क्या है कि हम लोग किस तरीके से कौन कौन से प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस हमारे सामने आ सकते हैं। नंबर 1, प्राइस इंक्रीज के ऊपर रेजिस्टेंस आ सकती है, जो कि हम लोग को अगर प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो फिर लोगों की रेजिस्टेंस होगी, जो कि जिसका हमें सामना करना पड़ता है। फिर सप्लायर्स बहुत कम होते हैं वाज़-औक़ात। फिर आगे चेंजिंग कस्टमर की नीड जो है वो टाइम टू टाइम चेंज हो जाती है, और वैल्यू ऐड करने के लिए आपको इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी जो है वो लानी पड़ती है। तो यहाँ तक था स्टूडेंट्स हमारा वीक नंबर 15 होलसेलिंग एंड रिटेलिंग। और उम्मीद है कि ये टॉपिक्स जो हैं वो आप लोगों को समझ आए होंगे। और उसके बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट वीक होगा वो हमारा आखिरी वीक होगा, 16th वीक, और 16th वीक के बाद हम लोग एग्जामिनेशन की तरफ चल पड़ेंगे। तो आई विश यू गुड लक फॉर दिस चैप्टर, और फिर हम लोग अगले वीक में वीक नंबर 16 के साथ आपसे मुलाकात करते हैं। ठीक है जी, खुदा हाफिज़।